कौन सी बुक्स पढ़ें? पहले चरण में जो है जनरली एनसीईआरटी स्टेज 1, हर किताब को 2 स्टेज में बांट लो। एक स्टेज 1 होता है जो बेसिक बुक्स का होता है, एनसीईआरटीज। मैंने वीडियो बना के डाल भी दिया, क्या क्या उसमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मन करे उसको कभी भी देख लेना, ठीक है। तो एनसीईआरटी सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल बुक है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। और दूसरा जो होता है स्टैंडर्ड बुक्स होती है, चाहे वो रमेश सिंह हो, चाहे वो विपिन चंद्रा हो, शेखर बंदोपाध्याय हो, सविंदर सिंह हो, ये सारी जीसी लियोंग हो, ये सभी क्या है, दीज आर द लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, डीडी बसु स्टैंडर्ड बुक्स हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में तभी प्रवेश करना चाहिए जब आपका बेसिक्स आ जाए। आज मैं जो बातचीत करने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी को मिथ को लेकर है। जैसे एनसीईआरटी आप लोग जो है वो एकेडमिक्स बुक की तरह पढ़ते हो, जैसे नहीं होता कि कहां से शुरुआत करें, बोला जाता है एनसीईआरटी से शुरुआत करो। तो एनसीईआरटी में आपका पर्पस क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी कोई आईएएस के लिए तो बनी नहीं थी, वो तो बेचारे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे थे, उनको जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सिखाना था, इसलिए बनी। तो खा तो आप गए सारा का सारा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पर्पस क्या होता है पहले ये जान लो, अदरवाइज एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। जो उसने 6 साल में सीखा वो तुम्हें 2 से 4 महीने में पूरा करना होता है। तो यहां सिंपल सा फंडा होता है, एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान जो पर्पस होना चाहिए वो यही जिज्ञासुपना यानी क्यूरोसिटी होनी चाहिए। जरा देख लेते हैं इस क्यूरोसिटी का मतलब क्या है। ये जैसे एनसीईआरटी है, मान लो भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक, मैं प्रूव करता हूं इस नया पाठ्यक्रम, क्योंकि यूपीएससी इसको फॉलो करता है। नया पाठ्यक्रम में जो उनका पर्पस क्या था, जब ये पहला चैप्टर जिसको तुम लोग छोड़ देते हो उसी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जहां पर इनका पर्पस होता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पहला लाइन लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी कह रहा है। जोड़ा जाने का मतलब होना चाहिए कि जो आप स्कूल में सैद्धांतिक शिक्षाएं ले रहे हो उसको व्यवहारिक आपको यानी प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। यही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी का पहला पन्ना कह रहा है। और यही समझ लो यूपीएससी तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो भी आप बुक्स में पढ़ रहे हो उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हो। दैट मीन्स यू मस्ट हैव द अप्लाइड नॉलेज। एनसीईआरटी कह रहा है, इसको पन्ने को बहुत लोग नहीं पढ़ते, इस पन्ने को बहुत लोग नहीं पढ़ते और इसी में सिलेबस लिखा होता है कि मतलब यू मस्ट हैव द अप्लाइड नॉलेज, कि आप जो भी पढ़ रहे हो, बैंक दर के बारे में पढ़ रहे हो, प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हो, क्या तुम इसको अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में? चलिए भाई, यह सिद्धांतिक किताब ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक के स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। कह रहा है कि यह किताब का जो पर्पस है वो सैद्धांतिक किताबी ज्ञान से बाहर है और व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बात कर रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूं एनसीईआरटी का पर्पस क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण, और क्यों मैं कह रहा हूं स्टेज 1 में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, ठीक है। कैसे? कोई भी किताब हमने पढ़ा, तुम क्या करते हो, लाइन अंडरलाइन कर लिया, भारत का भूगोल उगोल पढ़ लिया। असली चीज जरा पीछे देखो, इसके पीछे जो है कुछ प्रश्न दिए होते हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति देखो, ठीक है। 30 शब्दों में, 125 शब्दों में। फिर क्रियाकलाप, एटलस की सहायता से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित हिमालय की चोटियों की एक सूची बनाएं। दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने राज्य में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों की पहचान करें, ठीक है, और इन पर चलाए जा रहे मुख्य आर्थिक कार्यों का विश्लेषण करें। लास्ट में दिया ना क्वेश्चन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, ये वेस्ट है, लेकिन यही इसका जिस्ट है। जिसको तुम वेस्ट कहते हो वही जिस्ट है, वही सब कुछ अर्क है, नेक्टर है ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये इंटरेक्शन चाहते हैं इस बुक के माध्यम से। जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो फर्स्ट स्टेज में ये इंटरेक्शन चाहते हैं। आर्यबल क्या कह रहा है, अपने राज्य को जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उसकी आप क्या करिए, एक सूची बनाइए। क्या करना पड़ेगा आपको, अपने स्टेट के बारे में जाकर सोचना पड़ेगा कि हमारे स्टेट कौन से क्षेत्र में आता है और यहाँ पठार पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, या यहाँ कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि उस पर जो भी कार्य चल रहे हैं उसके बारे में आप आर्थिक कार्यों के बारे की एक सूची बनाए। इसका मतलब आप क्या करें, इंटरनेट के माध्यम से सोचोगे, ढूंढोगे। दैट मीन्स यू इन्वॉल्विंग योरसेल्फ, इसी को प्रैक्टिकल अप्रोच कहते हैं, इन्वॉल्विंग योरसेल्फ। और जब इन्वॉल्व होना शुरू कर जाओगे तो इन्वॉल्वमेंट की सबसे पहली कंडीशन क्या बताया था मैंने, जिज्ञासु होना। ये है कहां, हमारे यहां कितने पहाड़ हैं पहले ये तो देख लें, पठारी है, पहाड़ी है, पहले ये तो जान लें, और कौन कौन सी एजेंसीज काम करी। एक बार जब आपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो प्रश्न पूछने का मतलब आपने अब जंजीर का एक चेन पकड़ लिया, आ गया एक सिरा। अब जब एक सिरा आ गया तो क्या करोगे, अब इसको जो है वो खींचना शुरू कर दोगे। यही है एनसीईआरटी। लेकिन इस पर्पस के साथ मैंने स्टूडेंट को पढ़ते हुए नहीं देखा कभी। वो तो एक रेस लगा रहा होता है, 6ठी से 12वीं, 6ठी से 12वीं, 6ठी से 12वीं, जैसे मूंगफली बिकती है ना वहां पे,
ठीक है, तो वही उसी तरह 6ठी से 12वीं, 6ठी से 12वीं, 6ठी से 12वीं, इस तरह जो है चल रहा है। रुके और सोचे कि इस किताब का पर्पस क्या है। कोई नोट्स बनाता वो प्रतीत होता है, कोई रटता प्रतीत होता है, असली जो खेल है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेज, अपनी क्यूरोसिटी को जगाओ, अपनी जिज्ञासा को जगाओ। ये इसीलिए किताब है ये। और जब जिज्ञासा कंप्लीट हो जाएगी, हाँ यार ये इस वजह से हो रहा है, जब इसके इंटरेक्शंस पूरे हो जाएंगे, देन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स। अब लक्ष्मीकांत जो कहेंगे वो तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि तुमने जब 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था, उसमें क्वेश्चन, 2 कार्टून बने होते हैं उसमें। पागल थोड़े ना उन्होंने इतना इंक का खर्चा किया, 2 कार्टून बने होते हैं ना, एक लड़का और लड़की प्रश्न पूछते हैं, हाँ बताओ संविधान का विकास कैसे हुआ, और फिर क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि उस समय ऐसा हुआ होगा। तुम इसे फालतू समझ के छोड़ देते हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसकी किताब का मकसद ये तुम्हारे दिमाग में जिज्ञासा पैदा करना। एक बार आपने पैदा कर लिया, अब आ जाओ भैया स्टैंडर्ड बुक्स पे पहुंच जाओ। देन अब वहां से तुम निकालना शुरू कर दो, एंड योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। इट्स सो इजी बट इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट मेड बाय यू। ये बहुत आसान है, तुम इसको कठिन बनाते हो क्योंकि तुम्हें हवा क्रिएट करने की आदत है। आईएएस ऐसे बोलते हो, बहुत कठिन एग्जाम देना। सरल आ गया तो फिर तुम्हारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा यार। तुम्हारी जो रेपो क्रिएट करके आए हो घर पे, मैं दिल्ली जा रहा हूं आईएएस की तैयारी करने, 4 साल बाद भाई पूछेंगे एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, ठीक है। एक कहां गाना है ना कि भैया 4 साल 5 साल कितने समय की योजनाएं चलाओगे तुम। यहां लड़का आता है फिर दूसरे को बेवकूफ बनाता है। आईएएस की तैयारी में 4-5 साल से कम समय नहीं लगता है, पूरा ज्ञान बघारेगा। वो ये नहीं बता रहा कि वो 5 साल से वो कर क्या रहा है तैयारी के नाम पर, ठीक है। तो वो मैं आपसे बचाना चाहता हूं। 2 इयर्स जो स्टेप्स मेरे हैं लेकर चलिए, फेल नहीं होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। फेल नहीं होंगे आप, ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। करिए इसको। और दूसरा जो एक सबसे लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करना चाहूंगा, आप लोग टेस्ट से बहुत घबराते हैं, ठीक है। टेस्टिंग इज ऑल अबाउट 2 इसके पर्पस होते हैं। आप लोग समझते हैं कि टेस्ट जो दिए जाते हैं वो ज्ञान के लिए दिए जाते हैं, ज्ञान की परख ना। अब आप समझ लीजिए, अभी जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और अभी मैं एक पन्ना निकालूं यहां से धीरे से कि मैंने आज जो जो अभी सेमिनार में बोला है इसके लिए ये 10 क्वेश्चन इसको करके दिखा दीजिए। अभी मैं देखूंगा जितने रिलैक्स लोग बैठे हुए हैं अचानक से उनके चेहरे वेहरे भिज जाएंगे। अरे यार बताया भी नहीं, टेस्ट ले रहे, ये तो बोल रहे थे सेमिनार था। और उसमें भी अगर डर वर आ जाए, जैसे पिताजी सामने खड़े हों या जैसे सर जी जो है वो डांटेंगे बहुत जम के, तो क्या होगा, घबराहट बढ़ जाएगी। टेस्ट का जो पहला पर्पस होता है अपनी घबराहट पे काबू करना होता है। जैसे ही मैं किसी भी चीज को टेस्ट का नाम दे दूं, अभी आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। मतलब बेटा अभी पन्ना निकाल रहा हूं, हाँ बेटा ये लो आप लोग के 10 क्वेश्चन, अचानक से जो है तुम लोग का जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो टेस्ट का पहला पर्पस होता है घबराहट पे काबू करना। इसलिए जब आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ो तो उसके टेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट टेस्ट। यूपीएससी क्या है, टेस्ट ही तो है एक। तो टेस्ट देने की लगातार आदत डालो अभी से। अगर आगे जा रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस पर कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसमें पहला कंडीशन होता है जब टेस्ट देते हो अपनी घबराहट पे काबू पाने की कोशिश करते हो। और तुम जानते हो कि बात सही है, जब आप टेस्ट देने के पर्पज से जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक अलग तरह का जो है वो केमिकल्स फ्लो होता है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वो एक्टिव हो जानी शुरू हो जाती है। तो उस घबराहट से धीरे 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 करके काबू, जब तुम्हारा दिमाग जो है एकस्टम्ड हो जाएगा, नहीं यार ये तो सिंपल टेस्ट है, तो जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें वहां जो है तकलीफ नहीं होगी। और वहां उस दिन क्या होता है, उस दिन धक से दिल धड़कता है और सारा खेल खत्म हो जाता है। तो टेस्ट का पहला पर्पज ये होता है। दूसरा पर्पज होता है कि जो मैंने पढ़ा है उस पर मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। यानी इसमें बार बार जब प्रक्रिया से गुजरोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि भैया ये समय समय पर जो है वो इस पे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या जब मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया था कि भैया हिमालय का निर्माण इस प्रकार हुआ, तो मेरा जो ये क्वेश्चन हुआ ये गलत कैसे हुआ। इसका ये मतलब है या तो ये मेरा पॉइंट छूटा हुआ था, या इसका मतलब है कि मैं क्लास में जो इसमें अटेंटिव नहीं था। अब मुझे क्या करना है, अब जो गलती पकड़ में आ गई, अच्छा अगली बार क्या होगा, उसमें जब आप पढ़ने जाओगे तो वो तुम्हें दिमाग में आ गया यार ये वाला मेरा गलत हुआ था, इसको मुझे क्या करना है, बहुत फोकस होकर पढ़ना है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सुब्रत सक्सेना भी इसको आईएएस टॉपर ने कहा भी था कि आईएएस की तैयारी कुछ और नहीं, रोज अपनी गलतियों को जानना और उसे इरेज करना है। और आप क्या होता है उससे जो है जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करते हो। अभी जान के क्या करेंगे, उसी दिन जानेंगे। तो उस दिन तुम थोड़े ना जानोगे, पूरी दुनिया जान जाएगी, ठीक है। और जब दुनिया जानेगी तो तुम्हारे जो फूफा मामा चाचा जैसे रिश्तेदार जो है ना, वो बहुत प्यार से तुम्हें फोन करके पूछेंगे क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, क्या हुआ, पता है उन्हें वो क्या सुनना चाहते हैं। हाय नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो। अंदर यस नहीं हुआ, चलो बढ़िया हो, ठीक है।
क्योंकि वो जो 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि जब दोस्त पास हो जाए तो खुशी होती है और दोस्त अगर टॉप हो जाए तो बड़ा अजीब सा दर्द होता है। वही वाली हालत है। संसार जो है, मानवता ऐसी काम करती है। फिलहाल इन सब चीजों से बचिए और जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई है वो पढ़िए। एनसीईआरटी का पर्पस चेंज करिए अपने पढ़ने का और इसके बाद टेस्ट देने की आदत डालिए रेगुलर। अभी से जो 18 में देने जा रहे हैं वो जो भी टॉपिक पढ़े वो कोशिश करिए कि मंथ में जो है वो 3 से 4 टेस्ट से होकर गुजरें। और टेस्ट का पर्पस होना चाहिए अपनी गलतियों को। अभी से एक डायरी ले लीजिए आप और डायरी में मान लीजिए आप आज मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी का कोई टेस्ट दे रहे हैं तो ज्योग्राफी में जो जो क्वेश्चन गलत हुए उन क्वेश्चन को अवॉइड मत करिए, उनको लिखिए ये मेरा गलत हुआ, उसको लिखिए बाकायदा ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ और उस लिखे हुए को अभी तुरंत जाकर उसको तैयार करिए। दिस इज द प्रोसेस। फिर अगला टेस्ट दीजिए और फिर उसमें जो गलतियां उसको लिखिए, ये मेरे क्वेश्चन गलत हुए, मेरे कॉन्सेप्ट गलत हुए, इस पर मुझे क्या करना, वर्कआउट करना है। कई लोग जो टेस्ट देने का पर्पस ही उनका बहुत गलत होता है, वो लगता है उनको मार्क्स इकट्ठा करने, नहीं, आपको अब से लेकर मार्क्स तक अपनी गलतियों को क्या करना है, डंप करना है, उसको इरेज करना है। ये मेरे कॉन्सेप्ट बार बार गलत हो रहा है। और अगर किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा गलतियां हो रही हैं तो उसको या तो अपने टीचर से बात करिए या तो अवॉइड करिए कि अगली बार एग्जाम में अगर इस तरह कोई कॉन्सेप्ट आए तो मुझे इसको हाथ लगाना ही नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग करा ले जाएगा मेरे से। ठीक है, अगर वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा है। सो ट्राई टू फाइंड आउट इट। जिनको 18 में देना है वो अभी से टेस्ट के लिए जो है वो अपना जितना भी है ताकत झोंकना शुरू कर दें। और टेस्ट का पर्पस क्या होना चाहिए, अगर आज 20 क्वेश्चन गलत हुआ, आप लोग क्या देखते हैं, अरे मेरा परसेंटेज कितना है, मेरी रैंकिंग कितनी आई, वो 20 क्वेश्चन तुम्हारी डायरी में लिखे होने चाहिए। हाँ यार, मेरे से मानसून वाला क्वेश्चन आज गलत हो गया, मेरे से जलवायु का क्वेश्चन गलत हुआ है, मेरे को पढ़ना है, अपने टीचर से मुझे बात करनी है क्योंकि अभी टाइम है सुधारने का। तो अगर इस तरह करके चलेंगे, मुझे नहीं लगता इसके बाहर यूपीएससी में कुछ भी है। बशर्ते अब आप जो आज मैंने आप लोगों से बातें की हैं वो आपकी समझ में आई या नहीं, आप अपने गोल्स को किस तरह बनाते हो, अपना डेली टाइम टेबल कैसे मेंटेन करते हो, पढ़ने के तरीके कैसे लेकर जाते हो और एनसीईआरटी को अब किस तरह से पढ़ते हो। एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। एनसीईआरटी खुद कहता है कि वी नीड एप्लीकेबल नॉलेज और इसी एनसीईआरटी, ये जो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है ना, ये यूपीएससी का आधार है। आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, जो यूपीएससी पेपर सेट करता है इसी 2005 के जो है पाठ्यक्रम के आधार पर ही तय करता है। तो जब इसने अपना पर्पस बता दिया जिसको आपने स्किप किया, तो वही पर्पस वो तुम्हारे एग्जाम में देते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉलेज। 2009 में क्वेश्चन आया था बैंक दर से आप क्या समझते हैं। 2013 में क्वेश्चन आता है सीसेट आने के बाद कि अगर बैंक रेट जो है बढ़ जाता है, इससे जो है वो ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन सेम है, दोनों के आयाम अलग अलग। तो 9 में जो है वो सीधे क्वेश्चन पूछते थे, नए पैटर्न में उन्होंने क्या किया, उसके प्रभाव पूछने शुरू किए। अब आपने जो है बैंक दर पढ़ा था, ये सोचा ही नहीं था कि ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले पर क्या क्या प्रभाव आएंगे, डेब्टर और क्रेडिटर जो है वो कैसे इसको डील करते हैं। हो गया खेल खत्म। ये है पुराना और नया पैटर्न। ठीक है।